गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यूपीएससी बीपीएससी के लिए जियोमॉर्फोलॉजी का वैसा सेक्शन पढ़ रहे हैं जो केवल मेन में जरूरत पड़ेगा, यानी ऑप्शनल मेन में जरूरत पड़ेगा। वो पीटी में आने का संभावना कम है, फिर भी यहां से क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है। ये हो गया आपको अपराधन चक्र क्या है, डेविस, और ये देखिए ओनली इन ऑप्शनल ज्योग्राफी। पीटी में संभावना इसका कम है, पीटी में संभावना कम है, फिर भी ये क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी के पीटी में। देखिएगा अपराधन चक्र प्रतिपादित किया डेविस साहब और उसको संशोधित किए पेंक महोदय। तो पेंक ये क्वेश्चन पूछा है कि अपराधन चक्र को संशोधित या मॉडिफाई कौन किया था। तो डेविस महोदय उसको ये किए थे, विलियम मॉरिस डेविस। अब पेंक जो है उसको संशोधित किए थे। ये पीटी में क्वेश्चन आ चुका है बीपीएससी। तो ये हायर क्वेश्चन हो गया थोड़ा सा, लेकिन अपराधन चक्र क्या है, डेविस और पेंक के अपराधन चक्र अवधारणा का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें। सुपर ए ग्रेड का क्वेश्चन है। सुपर ए ग्रेड का मतलब ऐसा होता है कि वैसा प्रश्न जो पिछले साल नहीं आया तो आपको अनिवार्यता पढ़ के जाना है, और जनरली ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है। ये टू कॉम्प्लेक्स है, कई साल किताब पढ़िएगा, गारंटी नहीं कि आपको बात समझ में आए। कोर रीजन है, और इसके पहले हमको नदी स्थलाकृति पढ़ लेना चाहिए, नदी स्थलाकृतियां, तब जाके हमको सुविधा हो गया। यहाँ पे यूपीएससी में 982 में नोट में आया है, 86 में फुल क्वेश्चन आया है, 90 में फुल क्वेश्चन, 94 देखिए थोड़ा सा गैप है, फिर 96 में, फिर 2000 में फुल क्वेश्चन, फिर 2002 में भी है, एक साल का गैप है, 2004 में नोट पेनी प्लेन करके 2008 में, इसके बाद अप टू डेट नहीं हो पाया है। उसी तरह से बीपीएससी में 45वीं एक गैप हो गया, 47वीं, फिर इसका गैप है बीच में 65वीं में आया है। तो आप अपना अप टू डेट कर लीजिएगा। तो सुपर ए ग्रेड का क्वेश्चन है, यानी पिछले साल नहीं आया तो पढ़ के जाना है। और अगर आपको समझने में दिक्कत है तो परीक्षा के दिन भी सवेरे उठे तो फिर ये क्वेश्चन को रिवाइज कर लिए। प्रश्न हो गया कि अपराधन चक्र क्या है, डेविस और पेंक के अपराधन चक्र की अवधारणा का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो ये जो है 65% ये रहेगा, और ये जो है 35% रहेगा आंसर का। 50-50 नहीं करना है आपको, ऐसा नहीं कि 50-50 कर दिए तो फंस जाएंगे। इसी क्वेश्चन के अंदर छिपा हुआ है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का नोट का क्वेश्चन है, किसी स्थलाकृति को संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है का विश्लेषण करें। ये डेविस साहब का स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट हो गया पुनर्युवन, इस ये क्रमशः है या नवोन्मेष या रेजुविनेशन। ये एक्चुअली नोट का क्वेश्चन है, सुपर ए ग्रेड का नोट का क्वेश्चन है। लेकिन धीरे धीरे जब पूरा सिलेबस पर कमांड होगा ना तो फूल की तरफ पढ़ने लगेंगे इसको जी। फिर चौथा हो गया बहुत चक्रीय स्थलाकृति, पॉलिक साइक्लिक, ये भी नोट का क्वेश्चन है, सुपर ए ग्रेड का। और जब पूरा सिलेबस पर कमांड हो जाएगा तब इसको फुल में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये इंटर रिलेटेड टॉपिक है। अब हो गया 1899 में विलियम मॉरिस डेविस अमेरिकी भूगोलवेत्ता ने अपराधन या भौगोलिक चक्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो कोई भी प्रश्न का आंसर जब लिखेंगे तो उसका स्टार्टिंग एकदम स्मूथ रखिए। हेवी करने के चक्कर में कई बार क्या होता है कि आप लिख नहीं पाए ठीक से, तो स्टार्टिंग अगर खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है तो टीचर भन्ना जाता है। इसलिए सरल, सटीक, संक्षिप्त, सारगर्भित पूरा नोट रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग एकदम आपके लिए स्मूथ हो, आप कमांड कर सके। ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत करें, कुछ ही क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं। इसके अनुसार अपराधन चक्र काल का वह अवधि है। तो काल क्या होता है, जिसे एक काल में हम लोग बच्चा रहते हैं, एक काल में जवान हो जाता है, एक काल में प्रौढ़ हो जाता है, एक काल में बूढ़ा हो जाता है, वही कह रहा है। जिसमें अंतर्जात बल द्वारा उठे भूखंड, तो कोई भूखंड है ऐसे, ये भूखंड है ऐसे, तो नीचे से बल लगा और इसको ऊपर उठा लिया, जैसे हिमालय,
तो हिमालय क्या है, हिमालय ऐसे उठा जी, हिमालय जो है पूरा का पूरा ये ऐसे उठ गया, अंदर से बल लगा द्वारा उठे भूखंड पर बहिर्जात बल। बहिर्जात मतलब क्या हो गया, हवा, पानी, ग्लेशियर, नदी, सूर्य प्रकाश द्वारा प्रभाव, तो ये हो गया बहिर्जात बल, पृथ्वी के बाहर का बल। अंतर्जात मतलब पृथ्वी के अंदर का बल द्वारा एक आकृति विहीन समतल प्राय मैदान, जिसको पेनी प्लेन, तो ये बार बार वर्ड आएगा जी, पेनी प्लेन के बदले या पेनी प्लेन के बने उसको क्या गया, आकृति विहीन समतल प्राय मैदान, ये टर्मिनोलॉजी हो गया, ये फुल कमांड में रखेंगे, में परिवर्तित हो जाता है। देखिए ये देखिए, ये क्या है, ये हिमालय का पार्ट है। ये खूबसूरत फोटो जो है ये तीस्ता नदी का है, सिलीगुड़ी से जाएंगे आप तो वहां मिलेगा। तो हम लोग जो पहाड़ का दिमाग में रखते हैं, तो पहाड़ का ऐसे दिमाग में रखते हैं जी, पहाड़ का दिमाग में रखते हैं कि कोई पहाड़ है तो ये ऐसे पहाड़ होता है, और ऐसे एक नदी आती है, ठीक है, और फिर ऐसे बहती है। लेकिन क्या प्रकृति ऐसे नहीं इसको उठाया है, जैसे ये हमको यहाँ लग रहा है भी शेप्ड का, ठीक है, तो ये क्या ओरिजिनल ये नहीं था, ओरिजिनली जो है वो ओरिजिनली ये ऐसे था, उठा था, ऐसे था। ये पहाड़ जो है ओरिजिनली क्या पूरा का पूरा एक ऐसे उठ गया। अब उस पर क्या वर्षा शुरू हुआ, तो वर्षा शुरू हुआ तो ये नदी ऐसे हो गया, फिर बाद में ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये लगातार प्रक्रिया चल रहा है, और आज के डेट में हमको ऐसे नजर आ रहा है। तो ये क्या हुआ, यहां से जैसे ये ऐसे नजर आ रहा है, तो ये भी क्या अस्थाई नहीं है। इसमें भी देखिए बाढ़ का समय का जून का फोटो है, और ये सदाबहार वर्षा वन है। जब भी जाइएगा ना तो यही सीन नजर आएगा। तो हर सदाबहार का मतलब का हर समय नया नया पत्ता निकलते रहेगा, कुछ गिरते रहेगा, कुछ नया निकलते रहेगा। और गाड़ी के साइज से देखिए, ये गाड़ी के साइज से समझिए कि पेड़ का क्या, और जमीन नजर नहीं आएगा, सदाबहार में जमीन नजर नहीं आएगा। अब पानी देख रहे पूरा गंदा है, तो ये क्या हुआ, इसमें क्ले तैर रहा है और बालू वगैरह भी आ रहा है। तो बालू कहां से आ रहा है, यही सब एरिया से कट कट के आ रहा है, यानी ये भी अस्थाई नहीं है। तो ये क्या हुआ, उठा पूरा ऐसे, लेकिन आज हमको ऐसे नजर आ रहा। आज हम लोग पहाड़ का फोटो ऐसे बनाते हैं, लेकिन ये क्या था, एक्चुअली ये उठा था ऐसे। और आगे आएगा चर्चा, इस पर करेंगे हम लोग। देखिए ये भी क्या, ये तीस्ता नदी है, डैम पुल नजर आ रहा, तो ये क्या हुआ, ये उठा ऐसे, ये उठा था ऐसे, और ये कटते 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 क्या हो गया, आज जो है ये आज ऐसे नजर आ रहा है। इसको ये दिमाग में रखना है। देखिए तो क्या पहाड़ सब जो नजर आ रहा है, इधर वाला पोर्शन तो नहीं है, ये क्या हुआ, ये भी ऐसे नजर आ रहा है। तो ये भी क्या है, ये ऐसे नहीं था, ये ऐसे था, ये कटते 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 उसी तरह से ये भी ऐसे था, यहां से कट गया। आज हमको पहाड़ ऐसे नजर आ रहा है। ये नॉर्थ बंगाल का फोटो है जी, और ये इसको कहेंगे मेंड्रिंग, या हिंदी में कहेंगे बिशर्प, सांप की तरह नजर आ रहा है तो बिशर्प कहेंगे। ये नदी है, नदी है। देखिए बिशर्प हो गया। तो पृथ्वी पर नहीं, पूरा ब्रह्मांड में कोई भी चीज अस्थाई नहीं है। ये फोटो देख लिए हम लोग, अब आ गए। तो जैसे कोई आदमी ग्रेजुएशन किया है, यूपीएससी के लिए न्यूनतम क्या है, 21 साल आयु है, और किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए। तो स्नातक जो स्टूडेंट है वो ज्यादा सक्सेस है पर स्नातक या स्नातकोत्तर पीजी किए हुए हैं। उसी तरह से क्या हुआ, स्थलाकृतियों का विकास एक सुनिश्चित। तो स्थलाकृति का मतलब क्या हुआ, स्थलाकृति का मतलब हो गया पर्वत, पठार, मैदान, मैदान या डेल्टा। ये दिमाग में रखिएगा। तो कोई मैदान है या पर्वत है, पठार, जिसे डेल्टा क्या हो गया, बूढ़ा आदमी टाइप का हो गया।
तो कोई भी बूढ़ा आदमी हम लोग देखते हैं तो वो एक समय में बच्चा होगा, एक समय में जवान होगा, एक समय प्रौढ़ होगा, एक समय बूढ़ा हो गया। ऐसा नहीं कि बचपन से बूढ़ा नहीं रहेगा। तो उसी तरह से कोई भी स्थलाकृति है तो उसका विकास एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित क्रम, आरंभ में क्या होगा, युवा अवस्था या पर्वतीय अवस्था। तो पर्वतीय अवस्था मतलब जैसे हिमालय गंगा नदी ले लेते हैं, तो गंगा नदी का पर्वतीय अवस्था क्या हो गया, हरिद्वार से ऊपर गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक का पर्वतीय अवस्था है। और वहां पर क्या रहेगा, ढाल तीव्र है। ढाल तीव्र है तो जल का प्रवाह भी तीव्र है, तो अपरदन क्षमता भी बहुत रहेगा। यानी वहां थोड़ा सा पानी में आप अंदर जाइएगा तो आपको ढकेल के गिरा देगा। फिर हरिद्वार से लेकर राजमहल हिल तक ये हो गया क्या, मैदानी। बिहार से जो गंगा जी जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, मैदानी अवस्था। तो पहले क्या होगा, पर्वतीय अवस्था, इसको कहेंगे युवा अवस्था। सेकेंड स्टेज में क्या हो गया, मैदानी। उसके बाद मैदानी अवस्था जैसे बिहार में है, इसको कहेंगे प्रौढ़ावस्था। से होकर अंततः वृद्धा या डेल्टाई अवस्था में के आकृति विहीन समतल प्राय मैदान यानी पेनी प्लेन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये जैसे गंगा नदी का ले रहे हैं ना, तो युवा अवस्था या पर्वतीय अवस्था क्या हो गया, गंगोत्री से लेके हरिद्वार तक। प्रौढ़ावस्था का हरिद्वार से लेकर राजमहल की पठार तक, और राजमहल से लेकर बंगाल की खाड़ी तक होगा डेल्टा अवस्था या वृद्धावस्था। लेकिन ये तीनों अवस्था हम लोग यहाँ पर क्या, तीनों तीन प्रदेश में है, लेकिन ये एक जो भूखंड उठा, भूखंड पर ही तीनों अवस्था रहेगा। जैसे एक ही आदमी है, बूढ़ा है तो कभी जवान था, कभी प्रौढ़ था, कभी बच्चा था। तो उसी तरह से एक ही प्रदेश में, एक ही उठा हुआ भूखंड में तीनों क्रमशः आएगा, अलग अलग नहीं। नदी में अलग अलग हो जा रहा है। अब देखिए डेविस, ये नोट का क्वेश्चन हो गया जी। डेविस ने किसी स्थलाकृति को यानी पर्वत पठार मैदान डेल्टा को संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल बताया। इसमें अब क्या होगा, ये नोट में क्वेश्चन पूछेगा। ये जो है नोट का फुल क्वेश्चन के अंदर एक नोट छिपा हुआ है। तो संरचना का मतलब क्या हो गया, स्ट्रक्चर। इसमें सैलो यानी पत्थर या चट्टान या रॉक की स्थिति और प्रकृति शामिल है। तो स्थिति मतलब क्या हुआ, अगर कोई पत्थर ऐसे यहां पर अटका हुआ है तो ये तो कभी भी गिर सकता है। यही क्या हुआ, यही पत्थर जब यहां पर है तो ये कम गिरेगा, और यही जब यहां पर है तो इसका और भी संभावना कम है लुढ़कने का। तो एक ही पत्थर का पोजीशन कहाँ है, प्रकृति का मतलब क्या, कठोर है, मुलायम है, इस तरह से अलग हो। तो स्थिति मतलब लोकेशन, प्रकृति मतलब मिट्टी टाइप का है, पत्थर टाइप का है, बहुत ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, शामिल है, जो अपक्षय अपरदन कारक को निर्धारित करता है। एक लाइन में डिफाइन कर देना है जी, ज्यादा लंबा लंबा के चक्कर में नहीं करना है। और यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करने का ब्रह्म सूत्र क्या है, कोई भी ऑप्शन रखिए, नंबर ऑफ फुल क्वेश्चन आपको बढ़ा कर रखना है। यानी फुल क्वेश्चन करवाएगा ना तो डिप्रेशन में चले आइएगा, तो वो नहीं, नंबर ऑफ फुल क्वेश्चन बढ़ाएंगे और लेंथ कंट्रोल किए रहेंगे। उसमें फिर रैंकिंग करेंगे, सुपर ए ग्रेड का, बी ग्रेड का, सी ग्रेड का। जो कम आता है, कभी कभी आता है, उसको 1.5 पेज में तैयार किए हुए हैं। जैसे अपक्षय अपराधन परीक्षा के 10 दिन 12 दिन पहले तक पढ़े थे। कई बार क्या होगा, हम लोग किए हुए हैं, परीक्षा में पीटी के बाद उसको देखे ही नहीं, सिलेबस में है लेकिन देखे नहीं, तो नहीं आएगा, भगवान भरोसे है तो फिर फंस जाता है। और वो 15 दिन पहले पढ़ के छोड़ दिए थे, पर संक्षेप में है, सब पार्ट लिखा हुआ, जितना टाइप है वो सब याद है, तो उसको डिफाइन कर दिए तो 50% से ऊपर आ गया, अगर गेस मेरा नहीं लड़ा तो। शैल स्थिति में भ्रंश यानी फॉल्ट, वलन, फोल्ड, नतिलम, अभिनति कोण जैसे भौतिक लक्षण शामिल है। इसका विकास दीर्घकालिक पटल विरूपणी बल से होता है। तो पटल विरूपणी बल मतलब डायोस्ट्रोपिक। तो जैसे हिमालय 32 करोड़ साल से ये उत्थान की अवस्था में है। इसमें बीच बीच में फास्ट हो गया है, लेकिन अभी भी क्या 2.5 सेंटीमीटर की दर से उत्थान हो रहा है। शैल प्रकृति में संरचना, संगठन, सापेक्षिक पारगम्यता, कठोरता जैसे लक्षण शामिल है। तो वो पत्थर जो है ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, आग्नेय है, कायांतरित है, सेडिमेंट्री है, वो हो गया। पारगम्यता का मतलब क्या है, पानी घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है, इतना कठोर है कि पानी नहीं घुस रहा है।
तो ये सब दो लाइन सबको लिख देना है, जितना कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट नहीं छूटना चाहिए। प्रोसेस, दूसरा हो गया क्या, प्रोसेस। इसमें सैलों पर प्रभावी अपक्षय अपरोधन के भौतिक रासायनिक जैविक क्रियाएं शामिल है। तो क्रिया में क्या हो गया, जैसे अपक्षय अपरोधन में सूर्य प्रकाश से क्या होता है, तापांतर, जाड़ा गर्मी बरसात, तो उससे होगा। तो सूर्य प्रकाश से भौतिक अपरोधन होगा। फिर क्या, रासायनिक केमिकली हुआ, केमिकल रिएक्शन। और जैविक में क्या हुआ, जीव जंतु वनस्पति। तो कई बार देखिएगा क्या कि थोड़ा सा से जमीन में दरार था, अब इसमें क्या हुआ, बरगद का पेड़ या पीपल का पेड़ घुस के इसको पूरा क्रैक कर दिया। या कभी कभी बहुत सारा फोटो खींच के लाए हैं जम्मू से, तो उसमें क्या हुआ, पेड़ जो है, पूरा पेड़ जो है वो रोड अब चौड़ा हो रहा है जी। NH44 जम्मू से श्रीनगर NH1A था, अब उसका नाम हो गया 44। तो वो क्या चौड़ा हो रहा है, तो बहुत जगह कटा हुआ है। तो देखिए पेड़ का जड़ जो है बड़ा बड़ा पत्थर को अटका के रखे हुए हैं। ये एकीकृत रूप में किसी सेल पर प्रभावित है, यानी एक फैक्टर नहीं, भौतिक रासायनिक जैविक सब एक साथ प्रभाव कर रहा है। अवस्था, तीसरा हो गया अवस्था। किसी भूखंड के संरचना पर सक्रिय प्रक्रमों द्वारा किया गया परिवर्तन की मात्रा प्रभावी काल पर निर्भर करता है। जैसे एक पहाड़ है, उसमें एक नया पहाड़ है, एक दिन वर्षा हुआ, एक दिन वर्षा से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हजारों साल वर्षा हो रहा है तो उसको क्या अपक्षय अपरोधन करके उसको डैमेज कर दे। जैसे अरावली की पहाड़ी है, तो काल पर निर्भर करेगा। डेविस ने अपरोधन चक्र में 3 अवस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था का वर्णन किया है। जो युवावस्था का नदी के पर्वतीय के सदृश है, प्रौढ़ावस्था नदी के मैदानी अवस्था, और वृद्धावस्था डेल्टा अवस्था के सदृश है। यही ध्यान देना है कि 3 अवस्था रहेगा तो उठे हुए भूखंड पर, जो भूखंड उठा उसी पर 3 अवस्था आएगा। जबकि गंगा व यमुना वाला में क्या हो, तीनों 3 प्रदेश में है। अब देखिए ये ग्राफ है डेविस के अपरोधन चक्र के अवस्था को निम्न ग्राफ या बिंदु चित्र या चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये फिगर जो है फाइनल है जी, इसमें एडिट फेडिट नहीं करना, अपना दिमाग में जैसे है कोशिश करेंगे कि इसको कमांड कर ले, और ये लीड लेने का मौका होता है। तो तैयारी 2 तरह का हो गया, एक हो गया कम चलाओ, एक हुआ पूरा परफेक्ट। यानी पूरा परफेक्ट मतलब ये क्वेश्चन अगर 35-37 मिनट में लिखने का हुआ तो लिखेंगे, लेकिन लिख देंगे ना तो फिर 80% तक नंबर आ जाएगा, 85% तक नंबर मेरा स्टूडेंट को आया हुआ है बीपीएससी में। तो ये चित्र क्या हो गया, जैसे ये क्या हो गया, ये यहां से ठीक है 45 डिग्री से अधिक 60 डिग्री पर ये आएंगे, जैसे डॉट डॉट है वैसे रहेगा, और ये 45 डिग्री के आसपास है। ऐसे करके फिर इसको बना लेंगे। अब इसमें देखिए ये क्या हुआ, ये जो हो गया नदी घाटी हुआ जी, ये नदी घाटी हुआ, पानी ऐसे बह रहा है इसमें, तो ऊपरी हो गया, ये निचला हो गया, यहां पर ये नदी घाटी हो गया, यहाँ पर का गड्ढा बढ़ते चला जा रहा है, और यहां से घटने लगा, क्योंकि टॉप वाला जो लेयर है ना वो कटने लगा। इसे 1 किलोमीटर उठा था भूखंड, अरावली मान लेते हैं, अरावली का पहाड़ी 1 किलोमीटर उठा, तो वो क्या हुआ, जब ये फेज आ जाएगा, इसके बाद क्या होगा, ऊपर वाला ओरिजिनल चट्टान कट गया तो हाइट घट गया, हाइट घट गया तब क्या हो गया, हाइट घट गया तो फिर उसका नीचे का स्लोप घट गया, स्लोप घट गया तो फिर अपरोधन क्षमता घट गया। तो ये फिगर आपको ये कर देना है, बना देना है। देखिए इसका डिटेल क्या होगा, जहां OA और OC भूखंड का उत्थान काल है, AB भूखंड का ऊपरी घाटी है, CD भूखंड का निचला घाटी है, और ABCD का अंतर क्या हुआ, घाटी गहराई या उच्चावत। तो अगला क्वेश्चन में उच्चावत आएगा, यहां पर घाटी गहराई क्यों लिखिए। अब क्या हुआ, अगर आप समर्थ हैं, एक ग्राफ तो कंपलसरी है, कोई उपाय नहीं है जी, वहां तो आपको बनाना ही बनाना है। लेकिन क्या हुआ, अब गैप है या अब से हो पा रहा है तो ये फिगर बना देंगे, तब क्या हुआ, बेदाग हो जाएगा।
अब वही वही चीज है, लेकिन वो सिंपल भाषा में है। अब क्या डेविस के अनुसार अप्रदन चक्र के 3 अवस्थाएं और इसके विशिष्ट लक्षण। पहला हो गया युवा अवस्था। तो नदी का युवा अवस्था क्या हो जाएगा? पर्वतीय। तो ये दिमाग में रखें कि गंगोत्री से लेके हरिद्वार, इसमें अंतर्जात बल से उठे भूखंड उत्थान पूर्ण होने के बाद ये आलोचना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पेंग से भी बोले, जैसे इनका क्या कर रहा है कि उत्थान हो रहा है, 1 किलोमीटर उत्थान हुआ, उसके बाद से अपराधन शुरू होगा। पेंग साहब बोले नहीं, 1 सेंटीमीटर भी उठेगा तो स्लोप बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा तो अपराधन चक्र आरंभ हो जाएगा। यही सही भी है उनका। आरंभ होने से अधिकतम उच्चावत या घाटी गहराई तक की अवस्था शामिल है। अपराधन आरंभ होने के साथ ही अपराधन चक्र आरंभ हो जाता है। यानी जैसे वर्षा हुआ या हिमानी या पानी किसी तरह से, तो अपराधन शुरू हो गया। इसमें वर्षा जल अनुगामी नदी के, अनुगामी का मतलब क्या होता है? ढाल के अनुसार प्रवाह। तो अधिकांश नदी क्या है? भारत का अनुगामी है, जिधर ढाल उधर बह गया, प्रवाहित होते हुए तीव्र ऊर्ध्वाधर अपरदन करती है, यानी नीचे काटेगा, परंतु ऊपरी भूखंड के अप्रभावित होने के कारण उच्चावत की निरंतर वृद्धि। इसमें जो है ना ऐसे है, ये ऐसे गहरा हो रहा है, ये पहले ऐसे था फिर ऐसे और गहरा, ये फिक्स है अभी। तो फिक्स है तो ये क्या हुआ? गहराई बढ़ रहा है। इसमें उच्चावत व ढाल अधिकतम होने के कारण नदी वेग और अपरदन क्षमता नदी के पर्वतीय अवस्था के सदृश अधिकतम होता है। प्रौढ़ावस्था, तो आदमी का भी यही होगा, प्रौढ़ावस्था, मेच्योर्ड स्टेज। इसमें क्या हुआ? इसमें भूखंड के अधिकतम उच्चावत स्थिति के बाद के भूखंड के अधिकांश ऊपरी आरंभिक मूल तल नष्ट होने तक की अवस्था शामिल है। यानी अंत कहाँ कर जाएगा? जैसे ये है, ये ओरिजिनल है, ये भी कट गया, इधर से ये हाइट घटने लगेगा, ओरिजिनल हाइट घटने लगेगा तो क्या होगा? वो वृद्धावस्था उसके बाद शुरू हो जाएगा। तो ये क्या हुआ? सबसे गहराई के बाद ऊपरी आरंभिक मूल तल के नष्ट होने तक की अवस्था शामिल है। इसमें ऊर्ध्वाधर अपरदन क्रमशः कम होगा। ये बिहार में गंगा नदी, तो गंगा नदी जो है ना अब नीचे नहीं काटेंगी। बिहार में पटना में जो है गंगा नदी नीचे नहीं काटेंगे, अब वो लैटरल काटेंगे, साइड में चौड़ीकरण प्रक्रिया रहेगा। क्षैतिज अपरदन यानी लैटरल हॉरिजॉन्टल में वृद्धि विस्तार से घाटी चौड़ीकरण प्रबल रहता है। फलतः आरंभिक मूल भूतल नष्ट हो जाता है। इससे उच्चावत यानी गहराई, घाटी गहराई वो ढाल में तीव्र कमी होने के कारण नदी वेग और अपरदन क्षमता में तीव्र कमी उत्पन्न होता है। यानी अब जो है ना नीचे काटना बंद कर देगी गंगा माता। अब अगर वृद्धा अवस्था, ओल्ड स्टेज, तो ओल्ड स्टेज का मतलब हम लोग क्या कहा? लाठी लेके चलने लगता है, आंख से दिखाई नहीं देता है, शरीर का इंद्रिय कमजोर हो जाता है, ताकत नहीं रहता है, तो नदी भी ताकत खो देगी। जैसे सुंदरबन डेल्टा में गंगा जी पे पहुंची बरसात में, और उसी समय क्या बंगाल की खाड़ी में भी बारिश हो रहा है, तो अब पानी खींच ही नहीं रहा है, तो पानी जो है आगे अटका हुआ है। तो ये होगा वृद्धावस्था, कोई पूछ नहीं रहा है पानी को। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें भूखंड के संपूर्ण ऊपरी आरंभिक तल नष्ट होने के कारण के बाद आकृति विहीन समतल प्राय मैदान यानी पेनीप्लेन विकसित होने तक का शामिल। तो पेनीप्लेन मतलब एकदम फिर वैसा ही हो गया जैसे ओरिजिनल के उत्थान के पहले था। इसमें ऊर्ध्वाधर अपरदन पूर्णतः समाप्त हो जाएगा, यानी सुंदरबन डेल्टा में गंगा जी नीचे नहीं काटेंगे, और क्षैतिज अपरदन के व्यापक विस्तार से बाढ़ मैदान के जल विभाजक नष्ट हो जाते हैं। यानी 2 जलधारा बह रहा था, बीच में जो जमीन था वो भी बाढ़ में नष्ट हो जाएगा। फलतः संपूर्ण भूखंड आकृति विहीन समतल प्राय मैदान में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो गया डेविस साहब का। अब पेंग साहब इसमें संशोधन कर दिए जी। तो ये आलोचना भी हो गया और संशोधन भी हो गया। तो जब भी पूछेगा ना तो दोनों क्वेश्चन पूछेगा एक साथ, डेविस का अलग पेंग का अलग नहीं पूछेगा,
जब पूछेगा तो दोनों एक फुल क्वेश्चन में दोनों रहेगा अनिवार्यतः। वो 65% या 30%। पेंक द्वारा अप्रदन चक्र सिद्धांत में संशोधन। पेंक ने डेविस का अवधारणा भूखंड उत्थान पूर्ण होने के बाद ही अप्रदन चक्र आरंभ होता है की आलोचना करते हुए बताया कि भूखंड उत्थान आरंभ होने के साथ ही अप्रदन चक्र आरंभ हो जाता है। यानी जमीन थोड़ा सा भी 1 सेंटीमीटर भी उठा तो 1 सेंटीमीटर तो गैप हो गया जी, उठ गया इतना, तब क्या हुआ, पानी तो ऐसे बहने लगेगा, तो अप्रदन चक्र। बात भी सही है, एब्सोल्यूट सही है, ठीक है। पेंक ने किसी स्थलाकृति को भूखंड उत्थान और निम्नीकरण दर का प्रतिफल बताया। तो कई बार क्या होता है, एस्टूडेंट लोग आता है ना तो सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी में सीवियर डिप्रेशन में चलता है। क्या होता है, आज तक फर्स्ट डिवीजन आते रहा, डिस्टिंक्शन आते रहा, यूपीएससी में 2-3 साल हवा ही नहीं लगा। तो वो क्या हुआ, कोई मार्गदर्शन नहीं है, तो किधर ताकत लगाना क्या है, पीटी का सिलेबस क्या है, मेन का सिलेबस पता ही नहीं चल रहा है, तो वो क्या सीवियर डिप्रेशन में। और 1-2 लड़का तो ऐसा मिला कि सर हम सुसाइड करने का मन कर रहा है, हम कहे दूर रहना यार, सुसाइड करना तो हमको मत फंसा देना। तो उसको समझाना पड़ा कि इम्प्रूव कर रहे हैं कि नहीं। 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो अब इस बार भी पीटी नहीं हुआ या मेन नहीं हुआ, लेकिन पिछले साल से इम्प्रूव किया। हाँ सर इम्प्रूव तो हुआ है। पहले 30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन बनता था, अब 40 क्वेश्चन बन लगा, फिर 50 क्वेश्चन बना, फिर 60 क्वेश्चन बनने की स्थिति में आ गया। तो अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा तो समस्या है, लेकिन इंप्रूव कर रहे हैं तो अब क्या लगातार, फिर होगा क्या, 4-5 स्टेट में लगातार पीटी मेन दे रहे हैं। एक लेवल आपको पहले चाहिए और उसके लिए विशेष रणनीति चाहिए। अब देखिए पेंक साहब का आलोचना तो कर दिए पेंक साहब। उसके बाद पेंक के अनुसार आरंभिक आकृति विहीन निम्न भूखंड या प्राइम रूम। तो देखिए ये जो है ना ऐसे है, इसमें ना ये पोर्शन जो था ऐसे था जमीन, ये पोर्शन उठ गया, चाहे वो डेविस हो या पेंक हो, हिमालय के रूप में। तो ये क्या हो रहा, यही हो गया क्या, तो जैसे इधर है वैसे आकृति विहीन ये भी है। आरंभिक आकृति विहीन निम्न भूखंड या प्राइम रूम के उत्थान के दौरान निम्नीकरण कारक, यानी काट के नीचे करना है इसको, जितना उठ रहा हो उतना काट रहा है कि क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियों का विकास करते हैं। अंततः पुनः आकृति विहीन समतल मैदान या इंड रूम का ही हो जाएगा। तो ये क्या बाद में उठ गया जी, ये उठ गया ऐसे, ठीक है, ये ऐसे उठ गया, लेकिन अंततः क्या हुआ, फिर जो है लाखों करोड़ों साल में फिर, जैसे अरावली की पहाड़ी है, लाखों करोड़ों साल में फिर समतल भूमि हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया हुआ है, वहां पर डेवलपमेंट वर्क या हॉल मॉल बन रहा था, अपार्टमेंट तो सब लगा दिया है। अब पेंक ने अपने अप्रदन चक्र के 5 अवस्था को निम्न ग्राफ द्वारा प्रदर्शित किया। तो दोनों ग्राफ को ना एक कॉपी रखेंगे अलग से, जिसमें ग्राफ फोटो वगैरह केवल रहेगा, और उसको बढ़िया से जब तक पढ़ते पढ़ते थक गए ना तो ग्राफ बना रहे, फिगर बना रहे, इस तरह से। तो ये याद कर लेंगे जी, ज्यादा समझना नहीं इसमें। ये क्या हुआ, ये 45 डिग्री एंगल पर है, ये ऐसे से इसको याद कर लेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, इसी इसमें क्या हुआ, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट, तो 6 खींच दिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और फिर ऐसे ग्राफ बना लेंगे। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए क्या हुआ। तो ये सब क्वेश्चन जितना जल्दी कमांड करेंगे ना उतना हमारा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। जुनून आने से नहीं होता, जब कॉन्फिडेंस, भारी भारी क्वेश्चन पर आपको कितना कमांड है, ठीक है। पेंक ने डेविस सिद्धांत के विपरीत उत्थान के दौरान प्रथम 3 चरण की परिकल्पना की, यानी शुरू में 3 चरण में उत्थान हो रहा है, उत्थान होने के बाद बताएं। आए बोले शुरू का 3 चरण में उत्थान होगा, उसके बाद उत्थान रुक जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा में उत्थान होगा। प्रथम चरण, यहाँ चरण नहीं लिख पा रहे जी हम लोग, ऊपर चरण लिख दिए हैं। ये सब थोड़ा सा कंजूसी करना पड़ता है। भूखंड उत्थान दर तीव्र और नदियों के ऊर्ध्वाधर अप्रदन से घाटी निम्नीकरण दर
से अधिक होता है। तो ये पहला अवस्था में जितना उठा और जितना काटा तो उत्थान दर अधिक है, कटाव दर कम है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जैसे 100 रुपया कमाए 40 रुपया कमाए तो मुनाफा क्या हो गया, मुनाफा हो गया हमारा 60 रुपया। उस तरह से द्वितीय अवस्था में क्या हो जाएगा, प्रथम अवस्था की तुलना में उत्थान दर में कमी आता है, यानी जो उठने का दर था कमी आ गया, परंतु अभी भी क्या है, उत्थान दर से निम्नीकरण दर अधिक होता है। यानी जितना उठ रहा है पहला से कम हो गया, लेकिन जितना उठ रहा है ना उससे कम कट रहा है, फलतः फिर भी क्या ऊंचाई बढ़ेगा। जैसे पहला दिन क्या बिजनेस कर रहे हैं, दशहरा में बिजनेस कर रहे हैं, तो सप्तमी को लगा दिए स्टॉल हम लोग खाने पीने का, तो पहला दिन मार्केट में कोई दुकान नहीं लगाया था, तो उस समय क्या पूरा मुंह मामा का दाम पर बिक रहा है। तो पहला दिन क्या हो गया, पहला दिन ज्यादा मुनाफा हुआ। दूसरा दिन बहुत स्टॉल लग गया तो हमको भी दाम करना पड़ा कम, तो दूसरा दिन पहला के तुलना में कम मुनाफा हुआ, लेकिन मुनाफा फिर भी हो रहा। तीसरा दिन का चारों तरफ बारिश भी होगा तो चारों तरफ ठेला लग गया है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर हो गया। तो यही थर्ड स्टेज में जितना उठेगा उतना कट जाएगा, और इसमें अभी भी उत्थान हो रहा है। फलतः दो आप ऊंचाई वो ऊंचावत में प्रथम अवस्था की तुलना में कम वृद्धि होता है, और तीसरा स्टेज में जितना उठा उतना कट गया। इसमें क्या हो गया, इसमें उत्थान व घाटी निम्नीकरण दर समान हो जाता है। जितना पैसा लगाए उतना ही सेल हुआ। 1000 रुपया का लागत था, हर आज सेल होके 1000 रुपया आया, तब क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस पर आ गया। के कारण दो आप ऊंचाई और ऊंचावत स्थिर हो जाता है। तो क्या हुआ, पहला दूसरा तीसरा में 3 चरण में उत्थान होगा, लेकिन तीसरा चरण आते आते क्या हो गया, उत्थान बंद हो गया जी। अब चतुर्थ में क्या हो, अब तो खाली कटाव ही बच गया। इसमें उत्थान समाप्त होने के बाद भूखंड स्थिर हो गया, ठीक है। इस पर तीव्र ऊर्ध्वाधर क्षैतिज अपरदन के कारण दो आप ऊंचाई और ऊंचावत में निरंतर, यानी अब कटना शुरू हो जाएगा, जैसे अरावली हो गया। और अंत में क्या आ जाएगा, अंत में 5वां चरण, तो ये क्या ढ ढिमला गया। 5वां चरण में क्या हो गया, वो वहां उसका जो था वृद्धावस्था वाला हो गया, उसका वृद्धावस्था और ये सेम हो गया। स्थिर व निम्नीकृत भूखंड पर तो उत्थान बंद है, ऊर्ध्वाधर अपरोदन के पूर्णतः समाप्ति और क्षैतिज अपरोदन के व्यापक विस्तार होने से समतल प्राय मैदान या इंड रूफ इश्यू कहेंगे विकसित होता है। चलिए आंसर खत्म हो गया जी। तो ये ध्यान देना है कि इसको 30% रखेंगे। देखिए ये सब फोटो दिखाए थे वो, तो ये क्या हुआ, ये आज है, अगर उत्थान बंद हो जाएगा तो ये क्या हुआ, करते 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 ये पेनी प्लेन हो जाएगा। अभी तो ढाल बहुत है, लेकिन अंततः क्या हो जाएगा, ये पेनी प्लेन हो जाएगा। आप देखिए एक ये करते करते क्या होगा, ये करते करते ये ऐसे 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 करते 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 क्या होगा, एक समय में करोड़ों साल में लाखों साल में पेनी प्लेन हो जाएगा। ओके थैंक यू। अब कल जो है आपको पुनर्युवन या रेजुविनेशन और बहुचक्रीय स्थलाकृति होगा। ये कमांड करेंगे ना तभी हो पाएगा। ओके थैंक यू बाय।